श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि वर्तमान में जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है उसका द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है, सामान्य रूप से उसका विचार कैसे किया जाए उस पर विचार करेंगे। राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृष राशि में गोचर कर चुके हैं और केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। अलग अलग राशियों पर उनके प्रभाव को कैसे आकलन करें उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें चंद्र कुंडली से गोचर का विचार करना चाहिए। राहु और केतु पाप ग्रह हैं, इनका प्रभाव अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन क्योंकि ये जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी के आधार पर अपना फल प्रदान करते हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस ग्रह से गोचर करते हैं, उसके आधार पर भी अपने फल को प्रभावित करते हैं। तो यदि चंद्र कुंडली से नवमेश, पंचमेश या लग्नेश से संबंध बनता है राहु और केतु का दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा, तो फलों में परिवर्तन भी होता है। यदि किसी अष्टमेश, द्वादशेश या मार्केश, बाधकेश के साथ संबंध बनता है तो भी उसके फलों में परिवर्तन होता है, अशुभ फल कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। और योग कारक ग्रह से गोचर होने पर या उससे त्रिकोण संबंध बनाने पर फलों में शुभता भी बढ़ जाती है, अशुभ फल भी कम होते हैं। सामान्य रूप से तृतीय, छठवें और 11वें भाव में चंद्रमा से राहु और केतु के फल को अच्छा बताया गया है, लेकिन कम से कम एक ग्रह यदि अच्छा होगा तो दूसरा ग्रह कहीं ना कहीं उसके फलों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से आज देखते हैं कि राहु और केतु द्वादश राशियों पर किस प्रकार से अपना प्रभाव देने वाले हैं। तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु का गोचर होने जा रहा है या हो चुका है। तो व्यय पर नियंत्रण में कमी होगी, कोष संग्रह में कमी आएगी, जो संचित धन है उसका भी व्यय होगा। भोजन संबंधी कुछ कष्ट या विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साहस की वृद्धि होगी, लेकिन बंधु बांधवों और मित्रों का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि तृतीय भाव से अब ये 12वें आ चुके हैं। नवम भाव से केतु 12वें आ चुके हैं, तो नवम भाव संबंधी यात्रा और भाग्य संबंधी भी कुछ लाभ अवश्य होंगे, लेकिन कुटुंब में कलह और वाणी के व्यवहार में कटुता के कारण अपने कार्यों में स्वयं बाधा पैदा कर सकते हैं। किसी को दिया हुआ धन या फंसा हुआ धन वापसी में बाधाएं आएंगी। आकस्मिक रोग, दुर्घटना का भय हो सकता है। लेकिन यदि राहु का गोचर या केतु का गोचर किसी योग कारक ग्रह से त्रिकोण संबंध बनाता हो या उसके ऊपर से गोचर होता हो तो अशुभ फलों में कमी आएगी और धन संबंधी, कुटुंब वृद्धि संबंधी फलों में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन के लाभ भी हो सकते हैं, गुप्त धन या गत धन का लाभ हो सकता है। वृष राशि में चंद्रमा के ऊपर से गोचर होगा राहु का और चंद्रमा से सप्तम में गोचर होगा केतु का, तो मानसिक चिंता और तनाव में वृद्धि करेगा। सिर आदि में पीड़ा दे सकता है, सिर संबंधी को रोग दे सकता है। व्यापार कार्यों में बाधा, साझेदारी में विवाद, कोष संग्रह की जो पिछली बाधाएं हैं उनको दूर करेगा, कोष संग्रह में वृद्धि होगी। शत्रु के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र के प्रभाव ऐसे समय में जातक पर ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। बिना विवेक या बिना सोचे समझे यदि कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसमें असफलता मिलने की संभावनाएं अधिक बनी रहती हैं। किसी ऐसे रोग की संभावना भी हो सकती है यदि मार्केश, बाधकेश या षष्ठेश की दशा चल रही हो कि जिसका निदान होना मुश्किल होता है। लेकिन योग कारक ग्रह से संबंधित होने पर इस गोचर को, यानी योग कारक ग्रह से यदि गोचर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और शुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। लेकिन अष्टमेश, द्वादशेश या बाधकेश और मार्केश के साथ संबंध होने पर अशुभ प्रभाव में वृद्धि भी हो सकती है। मिथुन राशि के लिए राहु 12वें भाव से तो केतु 6वें भाव से अपना फल प्रदान करेंगे गोचर के द्वारा, तो यहाँ पर मिला जुला फल होगा। व्यय असहनीय हो सकता है, अधिक हो सकता है।
जिसके कारण कोष संग्रह कम होगा। चोर या गुप्त शत्रु के द्वारा धन की हानि हो सकती है। गुप्त षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ सकता है। पैरों में कष्ट या चोट चपेट हो सकती है। अस्पताल आदि का बंधन भय हो सकता है। नवीन कार्य योजना में सफलता को संदिग्ध रहती है, लेकिन फिर भी रोग, ऋण और शत्रु पर कहीं ना कहीं विजय प्राप्ति के संकेत बनेंगे। यात्राओं में लाभ कम होगा, लेकिन योग कारक ग्रहों से संबंध होने पर इसके अच्छे फल भी प्रभाव देंगे। बाहरी क्षेत्रों से, विदेशी क्षेत्रों से, विदेशी कार्यों से, विदेशी यात्राओं से लाभ के संकेत बनेंगे और विरोधियों पर विजय प्राप्त कर अपने कार्यों को सफल बना सकेंगे। लेकिन अष्टमेश, द्वादशेश या बाधक मारक से यदि संबंध बनता है तो अशुभ फलों की अधिकता पाई जा सकती है। कर्क राशि के लिए एकादश भाव में अच्छा गोचर होगा राहु का, लेकिन पंचम भाव में केतु कुछ चिंता का कारण पैदा करेगा। तो विभिन्न स्रोतों से धनागम के मार्ग खुलेंगे। नवीन आय के स्रोत प्राप्त होंगे। मित्रों से, बंधु बांधवों से सुख सहयोग मिलेगा। कार्य सिद्धि के योग बनेंगे, लेकिन संतान या विद्या संबंधी चिंता हो सकती है। रोग, ऋण और शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। जो पीछे हानियां हो चुकी हैं, व्यय हो चुके हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी और मनोवांछित सफलता के प्रबल योग प्राप्त होंगे। यदि योग कारक ग्रहों से इनका संबंध बनता है तो ये फल बहुत ही उत्तम कोटि के सफलता प्रदान करने वाले होंगे। लेकिन यदि अष्टमेश, द्वादशेश आदि मारक, बाधक आदि ग्रहों से संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। शुभ फलों में कमी आ सकती है। सिंह राशि के लिए दसम भाव में राहु का गोचर होगा, जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाएगा, कार्य परिवर्तन भी करा सकता है। चतुर्थ भाव में केतु का आना बहुत बेहतर संकेत नहीं देता है। मिले जुले फलों की संभावना होगी। आय के साधन यथावत रहेंगे, लेकिन आय के साधनों को बढ़ाने का प्रयास जातक अवश्य करेगा। मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो सकती है। कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है। निवास या कार्यस्थल की बदलने की संभावना या नौकरी आदि में तबादले की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। लाभ बेशक कम होंगे, जिसके कारण चिंता अधिक होगी, लेकिन यदि योग कारक ग्रह से संबंध हुआ तो दसम और चतुर्थ के सुख संपत्ति के लाभ और कार्य व्यवसाय के लाभ अच्छे प्राप्त होंगे। अष्टमेश, बाधकेश, द्वादशेश या मार्केश से संबंध होने पर कुछ कष्टों की संभावना भी यहाँ बढ़ जाएंगी। कन्या राशि के लिए नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु होगा, तो यात्रा आदि में कष्ट, आजीविका क्षेत्र में कुछ बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। जो आजीविका क्षेत्र में पीछे बाधाएं आई होंगी उनसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन गुरु, पिता या उच्चाधिकारी से मनमुटाव या उनको किसी प्रकार के कष्ट की संभावना हो सकती है। दुष्ट संगति से और अनावश्यक साहस से दायित्व पूर्ति में बाधाएं आ सकती हैं। अनैतिक कार्यों की तरफ झुकाव हो सकता है। धर्म से विचलित हो सकता है। भाई बंधुओं की चिंता स्वाभाविक हो सकती है। फिर भी बंधु बांधवों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। लेकिन योग कारक ग्रहों से यदि संबंध बनता है तो भाग्य वृद्धि के प्रबल संकेत बनेंगे। उच्चाधिकारियों का, पिता का और गुरु का सहयोग और कृपा प्राप्त होगी और दायित्व पूर्ण करने में सहयोगी होंगे। लेकिन यदि यहीं पर अष्टमेश, द्वादशेश या बाधक मार्ग ग्रह से संबंध बनता है तो कुछ अशुभ फल अधिक हो सकते हैं। तुला राशि के लिए अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा और द्वितीय भाव पर केतु का गोचर होगा। यह स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। निवेश किए गए धन में हानि हो सकती है। किसी को दिया हुआ धन वापसी में बाधा हो सकती है। जन अंगों में कोई रोग संभव हो सकता है। वाणी व्यवहार के कारण अपने ही किए कराए परिश्रम पर पानी फिर सकता है। कलह से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें। चोर आदि के द्वारा धन हानि के संकेत, दुर्घटना भय, संपत्ति हानि और मन में अज्ञात भय बना रहता है। किसी के द्वारा किए गए गुप्त षड्यंत्रों के कारण भी कष्ट हो सकता है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव होता है। लेकिन योग कारक ग्रह से संबंध होने पर अशुभ फल कम होंगे और जीवन सामान्य स्तर से बीत जाएगा। 1.5 वर्ष जो इनका गोचर है वो सामान्य रह जाएगा। बहुत अधिक अशुभ फल नहीं होंगे। कुछ ना कुछ शुभ फलों के संकेत बनेंगे। लेकिन यदि यहीं पर अष्टमेश, द्वादशेश या मारक बाधक से संबंध बना तो अशुभ फलों में वृद्धि हो सकती है। अशुभ फल कष्टकारी हो सकते हैं। ऐसे समय में जातक पर तंत्र मंत्र और किए कराए का प्रभाव कहीं अधिक पाया जाता है।
वृश्चिक राशि के लिए सप्तम में राहु और जन्म राशि से केतु का गोचर होगा। अपयश और अवमानना का भय बनता है। व्यंग्यात्मक वाणी कार्यों में बाधा डालती है, लेकिन धन संग्रह संबंधी जो बाधाएं थी वह समाप्त होंगी। धन संग्रह के योग अवश्य बनेंगे, लेकिन जीवन साथी को कष्ट, व्यवसाय में बाधा, साझेदारी में विवाद, चोट चपेट या रोग से कष्ट की संभावना अवश्य बनती है। लिए गए निर्णय असफल हो सकते हैं यदि बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय शीघ्रता में लिया गया। संपत्ति संबंधी हानि, स्वयं को सिर संबंधी कोई रोग हो सकता है। नवीन कार्य आरंभ ऐसे समय में करना उचित नहीं होगा, उसमें हानि हो सकती है। लेकिन यदि यहाँ पर योग कारक ग्रह बैठे हों, चंद्र राशि से जो योग कारक होते हैं, तो प्रभाव अच्छे होंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा, धन संग्रह होगा, व्यय पर नियंत्रण होगा और रोगों पर, शत्रुओं पर और विवादों में विजय के संबंध बनेंगे। धनु राशि के लिए सप्तम भाव से निकलकर छठवें भाव में गोचर होगा राहु का और केतु का गोचर 12वें होगा। जो मानसिक शारीरिक कष्ट कुछ अधिक हो रहे थे उनमें कमी आएगी। रोग, ऋण और शत्रु से मुक्ति मिलेगी। विवादों में विजय प्राप्त होगी। किए गए पुरुषार्थ सफल होंगे। विभिन्न मार्गों से धनार्जन के योग बनेंगे। बाहरी क्षेत्र के कार्य, व्यक्ति और यात्राएं लाभकारी होंगे। व्यवसाय की जो गत संबंधी समस्याएं थीं, रोग आदि थे, उनसे मुक्ति मिलेगी। अध्यात्म में, धर्म में, ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। योग कारक से संबंध होने पर ये फल अच्छे होंगे, अधिक अच्छे होंगे। लेकिन मार्केश, द्वादशेश, मार्क बाधक से संबंध बनने पर शुभ फलों में कुछ कमी आ सकती है। रोग, शत्रु आदि प्रभाव दे सकते हैं। कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। मकर राशि के लिए एकादश में केतु और पंचम में राहु होगा। मिले जुले फलों की प्राप्ति होगी। विद्या, संतान संबंधी चिंता हो सकती है। निर्णय लेते समय भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, अतः सोच समझकर और किसी का सहयोग लेकर कोई निर्णय लें। अवांछित चिंतन मन में बना रह सकता है। आय के मार्ग खुलेंगे। विवेकपूर्ण निर्णय लिए गए तो सफलता निश्चित होगी। व्यय की अधिकता संभव है, लेकिन लाभ के संकेत भी बराबर बने रहेंगे। विद्या बुद्धि के क्षेत्र से लाभ हो सकता है। शेयर आदि में निवेश किया गया भी लाभकारी हो सकता है। योग कारक ग्रह से संबंध होने पर शुभ फल अधिक होंगे। संतान की प्रगति होगी। विद्या संबंधी परीक्षा प्रतियोगिता में लाभ होंगे और आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। संपत्ति आदि में भी लाभ होंगे, लेकिन अष्टमेश, द्वादशेश या बाधक मार्ग से संबंध होने पर उनका दुष्प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ में राहु और दशम में केतु बहुत अच्छे प्रभाव की स्थिति नहीं दर्शाता है। संतान में विद्या संबंधी चिंताएं अवश्य दूर होंगी। जो आय के मार्गों में कुछ बाधाएं आ रही थीं वह भी दूर होंगी, लेकिन माता पिता को स्वास्थ्य बाधा हो सकती है। गृह, भूमि, भवन संबंधी चिंता या हानि, वाहन से दुर्घटना भय, स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यात्रा में हानि, मन में बेचैनी और किसी चिंता के कारण निंद्रा का न आना, निंद्रा का बाधित होना या अनिंद्रा संबंधी शिकायत होना स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन योग कारक ग्रहों से संबंध होने पर शुभ फलों की वृद्धि होगी। अशुभ फल कमजोर होंगे, लेकिन अशुभ भावों के स्वामी मारक, बाधक, अष्टमेश, द्वादशेश से संबंध बनने पर अशुभ फल बढ़ सकते हैं। कार्य में बाधा या कार्य की हानि हो सकती है। व्यापार ठप हो सकता है या नौकरी आदि जा सकती है। ऐसे योग बन सकते हैं। मीन राशि के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। जो पीछे सुख संपत्ति में बाधाएं आई होंगी, आजीविका क्षेत्र में कुछ रुकावटें आई होंगी, माता पिता से संबंधित कुछ अशुभ फल हुए होंगे, उनसे मुक्ति मिलेगी और पुरुषार्थ बढ़ चढ़ कर रहेगा। माता के स्वास्थ्य में लाभ होगा। संपत्ति से लाभ होगा। यात्राएं लाभवर्धक रहेंगी। किए गए पुरुषार्थ सफल होंगे। लंबी यात्राओं में कुछ कष्ट या हानि हो सकती है। साहस की अधिकता अधिक ना करें और बंधु विरोध से बचें, अन्यथा अपने ही द्वारा कार्यों में बाधा पैदा की जा सकती है। लेखन के कार्यों में, मध्यस्थता के कार्यों में, छोटी छोटी यात्राओं के माध्यम से अच्छे सफलता और लाभ आदि के संकेत प्राप्त होंगे। सफलता मिलेगी। योग कारक ग्रहों से संबंध होने पर सफलता अच्छी मिलेगी, लेकिन अष्टमेश, द्वादशेश, मारक और बाधक से संबंध बनता है तो कुछ ना कुछ कष्ट की संभावना और बंधु बांधवों से विवाद या उनके संबंधी कुछ चिंता
हो सकती है। तो इस तरह से ये स्थूल फल राहु और केतु के गोचर का हम विचार कर सकते हैं अगले 18 महीने के लिए। फिर भी राहु केतु की दिशा चल रही हो, किसी खराब ग्रह की दिशा चल रही हो, अच्छे ग्रह की दिशा चल रही हो, तो उनके आधार पर भी कुछ परिवर्तन संभव हैं। किस ग्रह से संबंध बना रहा है, त्रिकोण संबंध बना रहा है, उससे संबंधित फल भी प्रभावित होंगे। तो इस तरह से आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।